हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार एसकेपी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आई होप बढ़िया होंगे। और आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, साउंड। दिस इज द पार्ट 1। चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू किया जाए। ठीक है बेटा। तो आप लोगों को पता होगा साउंड क्या है, क्योंकि 9th क्लास में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। मैं अगर साउंड के बारे में कुछ कुछ बेसिक बात अगर मैं कहूँ तो साउंड क्या है बेटा? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा आपने साउंड की स्पीड के बारे में भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। साउंड की जो स्पीड होती है वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है। कई बच्चे इसे गलत कर देते हैं, लाइक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, वो साउंड की नहीं, वो लाइट की स्पीड है। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आई होप ये तीनों बातें आप लोगों को प्रीवियस क्लास से एटलीस्ट याद होगी। अगर नहीं याद है तो फिर भी मैंने लिख दिया है, आप ये सारी बातें ठीक है याद करके रख लेंगे, ताकि हम यहाँ पे सारी चीजों को यूज कर पाए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट्स, व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट्स एंड रीचेस थ्रू। देखिए क्या लिखा है, एक बार अच्छे से समझेंगे। ए बॉडी वाइब्रेट्स एंड रीचेस थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल थ्रू द सराउंडिंग मीडियम। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल जो है, सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कॉज कर रहा है। सपोज करते हैं किसी भी वजह से ये पार्टिकल ये टू एंड फ्रो मोशन कॉज कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? अपने मीन पोजीशन के अबाउट वो लेफ्ट और राइट वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। इसी चीज को हम वाइब्रेशन बोलते हैं, और इसी वाइब्रेशन की वजह से साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर पाता है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को पता होगी कि साउंड कैसी वेव है। आप लोगों को पता होगा, इसे बोलेंगे मैकेनिकल वेव है ना। मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव वो वेव होती है विच रिक्वायर्स a medium for propagation, for propo मैं ट्रैवल लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, ट्रैवल। ओके, तो इसका मतलब हमें हमारे मतलब साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए हमें साउंड को मीडियम की जरूरत होगी, है ना। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं क्या लाइट को मीडियम की जरूरत है, तो आंसर है नो। बिकॉज लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से सन की जो रेज है ना, जो कि आपको पता है कि स्पेस में तो कोई पार्टिकल है नहीं, तो सन की रेज फिर भी उतनी दूर से ट्रेवल करके अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाती है ना। लेकिन साउंड कभी भी आप देखिएगा स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली बात नहीं कर पाते एक दूसरे से, बिकॉज वहां पे एयर अवेलेबल नहीं है, या मैं कहूं कि एयर जैसा मीडियम अवेलेबल नहीं है, जिससे पार्टिकल एयर के या मीडियम के वाइब्रेट हों और साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करके चला जाए। अच्छा, मैंने ये बताया कि ये जो साउंड की जो स्पीड है, ध्यान रखिएगा बेटा, ये एयर के अंदर है, ठीक है, वाटर के अंदर अलग होती है, एंड सॉलिड से जो साउंड की स्पीड है वो थोड़ी अलग होती है। लाइक अगर मैं ये कहूं कि जैसे जैसे डेंसिटी हमारी इंक्रीज करती है, ठीक है, एज द डेंसिटी इंक्रीज, हमारी जो साउंड की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करती है। ठीक है बेटा, किसकी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ? बहुत क्लियर तरीके से आपको पता होना चाहिए, मीडियम की डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मीडियम की डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। मैंने ये इसलिए आपको बात बताई क्योंकि अभी एक दो चीजें और हम देखेंगे जिसमें हमारा मीडियम का डेंसिटी कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज करेगी, हमारे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा जरा।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी आपने पढ़ी थी, जो वो ये है कि जो हमारे साउंड, जो साउंड हम सुन पाते हैं उन साउंड को हम बोलते हैं ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड। और वो जो साउंड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है बेटा, तो आप देखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। इसके अलावा इसको हम लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, कई बार हम लोग ये भी यूज करते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सी यूनिट ली जा रही है, उसके अकॉर्डिंग ये रेंज डिसाइड है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 to 20 हर्ट्ज विच इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज। इसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल रेंज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस फ्रीक्वेंसी से कम, इस रेंज, ये जो रेंज है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है, इस 20 से कम होगी अगर कोई रेंज, कोई भी साउंड वेव, या मैं कहूं कि कोई भी वेव, है ना, जो इस फ्रीक्वेंसी से कम है उसे हम क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। और इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा जो साउंड वेव, उसको हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। ये बातें ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैं ये लिख देता हूं, यहां पे क्या आएगा, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। ठीक है, और यहां बेटा आएगा अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव। तो हमें ये समझ में आ गया, इसे हम बोलेंगे ऑडिबल रेंज। इससे कम की जो फ्रीक्वेंसी होगी इंफ्रासोनिक वेव, और इससे ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव हो जाएगी। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बच्चे गलत कर देते हैं किस चीज को लेके, इस वाली चीज को लेके, है ना। ये रेंज जो है अच्छे से समझ नहीं पाते, है ना। तो इसे मैं बॉक्स में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को हमेशा ध्यान रहे। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जरा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव डिपेंड ऑन द वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग सोर्स प्रोड्यूस द साउंड। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ये किस चीज पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करेगी, है ना। जिस सोर्स से वो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है उस सोर्स पे डिपेंड करेगी कि फ्रीक्वेंसी हमारी किस तरह की होने वाली है या किस रेंज की फ्रीक्वेंसी होने वाली है। एंड हेंस द वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम इन विच ए वेव ट्रेवल्स। अब मैं ये कहूं कि सपोज करते हैं कि ये हमारा कोई मीडियम है ना, ये कोई मीडियम है और इस मीडियम में कोई साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है। ओके, और ये वेव इस सोर्स से यानी इस पॉइंट से प्रोड्यूस हो रही है ना। ये साउंड वेव कहां से प्रोड्यूस हो रही है, मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है स्पीकर टाइप, यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से समझेंगे तो ये आपका क्या हो, ये बेटा हो गया सोर्स। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मीडियम। क्या हो गया, मीडियम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, सोर्स पे डिपेंड करेगी। मीडियम वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगा, यानी जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगा, वो वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे मीडियम चेंज हो जाएगा सेम सोर्स से प्रोड्यूस की गई साउंड वेव की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो मीडियम की वजह से चेंज हो जाएगी। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में आप सारी चीजें लिख लीजिए, ये सोर्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है बेटा, वेवलेंथ ये हमारी डिपेंड करेगी मीडियम पे, है ना, जिस मीडियम के थ्रू वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और हमारी वेलोसिटी जो है, किस वेलोसिटी से साउंड वेव ट्रैवल कर रही है, ये भी हमारी मीडियम पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है, तीनों चीजें हैं, लाइक यही तीन तो पैरामीटर है साउंड वेव से रिलेटेड, आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यही बात यहाँ लिखी हुई है, व्हाइल द वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड द वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम इन विच साउंड वेव ट्रैवल। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में ये सारी बातें लिख दी गई हैं ताकि आप समझ पाए। ओके, ये जो मैकेनिकल वेव है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये मैकेनिकल वेव है, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, इलास्टिक वेव, इलास्टिक वेव। ठीक है बेटा, तो है ना, ये कौन से टाइप की वेव है, मैकेनिकल। ठीक है, तो देखिए दो बातें ध्यान रखिएगा।
अच्छा, उससे पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है किसी मीडियम में वाइब्रेट कर रहा है, किस वजह से, हमने कोई साउंड प्रोड्यूस किया और मेरे मुंह के सामने जो एयर के जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वो किस तरीके से वाइब्रेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि जैसे मैंने कुछ बोला, मेरे मुंह के पास के जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अब वो वाइब्रेशन में किस तरह के फिजिक्स के फिनोमिना से रिलेट कर पाएंगे, इस चीज को समझेंगे कि जो हमारा, जैसे मैंने बोला, तो हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने सपोज करिए कोई कुछ चीज बोली तो पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, और जब पार्टिकल मूव करते हैं तो हमें पता है कौन सी एनर्जी यूज होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसमें कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखिए यही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि when the medium's particle vibrate, there is change in kinetic energy, there is change in kinetic energy into potential energy, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। और ये इसका वाइस मतलब सपोज करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती हुई नजर आएगी। देखिए हमने प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चंस किए थे मैकेनिक वाला पार्ट पूरा करके, है ना, तो वहां पे एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो रही थी, अलग अलग हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के फिनोमिना दिए गए थे, और उसमें हमें पूछा जा रहा था कि किस एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे बेटा कि यहाँ पे किस चीज, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक टू पोटेंशियल और पोटेंशियल टू काइनेटिक। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह पे उसी के हिसाब से आपकी एनर्जी चेंज होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये जो हमारी मैकेनिकल वेव है जिसको हमने क्या बोला, इलास्टिक वेव, ये दो तरह की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक एंड मैकेनिकल दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप की है, पहला है हमारा बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, आइए जरा दोनों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। देखिए दो बातें समझिएगा, मैं दो टर्म यूज कर रहा हूं। पहला टर्म है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम। ठीक है, दूसरा डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, देखिए ये दो टर्म जो है, ये दो मतलब पार्ट जो है, ये दोनों ही टाइप के वेव को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, देखिए जब क्या होता है कि मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल को बोलूं तो जब हमारा पार्टिकल का वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन है, या मैं ये कहूं जो वेव की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल जो है मीडियम के वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इस चीज को मैं बोलूंगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए जरा डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, if the vibration of the medium's particle are along the direction of the propagation of wave। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, जब हमारा वाइब्रेशन along the propagation of wave होगा, यानी जिस डायरेक्शन में वेव हमारी ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल भी वाइब्रेट करेगा, तो उस तरह की वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ध्यान रखेंगे कि जैसे हमारा जिस टाइप से वाइब्रेशन कॉज होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बना के दिखाता हूं किस तरीके से हमारे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं ये कोई मीडियम है और यहां से एक साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब होगा ये कि जो हमारे, जैसे सपोज करिए मैंने कुछ बोला तो मेरे पास के जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, है ना। तो पास के जो पार्टिकल हैं वो कंप्रेस होके किस तरीके से दिखेंगे, वो इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, ठीक है, और उससे थोड़ा दूर आप जाएंगे तो वहां के जो पार्टिकल होंगे वो एक्सपैंड कर जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पे जो पार्टिकल हैं थोड़े दूर दूर होंगे।
थोड़ा और आगे जाओगे तो पार्टिकल हमारे पास पास आ जाएंगे। फिर बेटा दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन किस तरीके से देखने को मिलता है। लाइक अगर मैं आपसे ये कहूं कि कहाँ पे पार्टिकल सबसे ज्यादा क्लोज है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे पार्टिकल सबसे ज्यादा क्लोज है ना, इस वाले रीजन में पार्टिकल सबसे ज्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या हुए, कंप्रेस हो गए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ सी से हम डिनोट कर दे रहे हैं कि ये क्या होगा, कंप्रेशन होगा ये जोन, है ना। उसी तरीके से इस वाले जोन में पार्टिकल क्या होंगे, एक्सपैंड कर गए। तो इस जोन को हम लोग बेटा बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे इस जोन को, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाले जोन को और इस वाले जोन को, तो ये जोन कैसा है, इसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। और यहाँ पे जो जोन है इसको हम बोलेंगे, जहाँ पे पार्टिकल बहुत ज्यादा पास हैं, उसको बोलेंगे कंप्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये हम चीजें ध्यान रखेंगे। लाइक कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करिए कि आपने कुछ बोला, हाँ, तो यहाँ का जो पार्टिकल है वो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। उसके जस्ट आगे वाला पार्टिकल एक्सपैंड कर जाएगा, उसके आगे वाला पार्टिकल कंप्रेस हो जाएगा। इसके अलावा आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अर्थवॉर्म को चलते हुए देखा होगा। अर्थवॉर्म क्या करता है, पहले अपने आप को एक्सपैंड करता है, फिर अपने आप को कंप्रेस करता है, फिर अपने आप को एक्सपैंड करता है, फिर कंप्रेस करता है। वो वाला मोशन भी एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही एग्जांपल है ना। लाइक अगर उसको आप वेव की तरह देखो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हमें पहली बात तो ये समझ में आ गई कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, जब हमारा पार्टिकल का वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारा वेव ट्रेवल कर रहा है, उस तरह के वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ये दो टर्म आपको बस ध्यान रखना है। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो लॉन्गिट्यूडनल, और जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के तो वही वेव क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप लोग समझ जाएंगे कि व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, है ना, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। नॉर्मल मतलब समझते हैं आप लोग, नॉर्मल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर। अब देखिए इसका एग्जांपल सपोज करते हैं, आपने एक क्या किया है, रोप लिया है ना, ये रोप आपने स्ट्रेट लाइन में ले लिया है इस टाइप से, ये आपने रोप लिया। अब आपने इस पॉइंट से पकड़ के रोप को डिस्टर्ब कर दिया, तो ये रोप क्या होगा, रोप इस तरीके से, रोप इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। लाइक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, ये रोप जो है ऐसे ही चला जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि रोप पहले कैसा था, ऐसा था। अब रोप क्या हो गया, इस टाइप से वेव जनरेट करेगा। तो मैं ये कहूँ कि जो रोप के जो पार्टिकल है, जो ये वाला पार्टिकल है, वो किस डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो रहा है, वो अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो रहा है। लाइक मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, यानी जो वेव का प्रोपगेशन कैसा है, किस डायरेक्शन में, वेव हमारी बेटा इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, लेकिन मेरा डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल क्या है, ऊपर की तरफ, है ना, या फिर नीचे की तरफ। समझ में आया, है ना। तो आप लोगों को देखिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो वेव है, वो जो मीडियम के जो पार्टिकल हैं, वो हमारे जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या उसके नॉर्मल डायरेक्शन में हमारे वेव के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज मैं ही हूँ, है ना, आप अपना ही एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने अपने दोनों पैरों को एक साथ बांध लिया, है ना। अब मुझे मूव करने को बोला जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज करते हैं हम यहाँ पे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से ऐसे जंप करूंगा, है ना, जंप करते करते आगे पहुंचूंगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं एज ए पार्टिकल अपने आप को एज्यूम कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा होगा कि पार्टिकल कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, यानी वाइब्रेट कैसे हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। या मैं ये कहूँ कि अब मैं मूव किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ आगे की डायरेक्शन में, लेकिन मेरा जो डिस्टर्बेंस है एज ए पार्टिकल वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब वेव बनती है तो सपोज करते हैं यहाँ यही एक वेव है ना, ये हमारा एक वेव हो गया। तो ये वाला जो टॉप का पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्रीस्ट। ठीक है,
ये वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है किसी वेव का या पार्टिकल, किस हद तक नीचे जा सकता है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसे बोलते हैं बेटा ट्रफ। इसे क्या बोलते हैं? ट्रफ, है ना। तो इसी तरीके से ये क्रीज, ये ट्रफ, ये क्रीज, ये ट्रफ, ऑल्टरनेटिवली ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यही बात बोली जा रही है, फॉर्मिंग द क्रीज एंड ट्रफ द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, एंड द साउंड वेव जो होती है वो हमारे सॉलिड और लिक्विड के अंदर ट्रांसवर्स फॉर्म में ट्रेवल करती है। एयर के अंदर कैसे ट्रेवल करेगी? एयर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह ट्रेवल करेंगी, वेयर एज इन सॉलिड एंड लिक्विड इट विल प्रोपगेट इन ट्रांसवर्स वेव, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव को लेके। आइए चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास कुछ साउंड वेव अलग अलग मीडियम में किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो किस तरीके से वैरी करती है, इस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव दैट इज साउंड, है ना, गैसेस मीडियम में किस तरीके से वैरी करती है। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए ये फॉर्मूला है ना। ऑल्दो आप इन सब चीज़ों को 11th क्लास में बहुत अच्छे से सीखेंगे, लेकिन मैं आपको जो यहाँ से समझाना चाह रहा हूँ, है ना, सिर्फ एक बात समझाना चाह रहा हूँ, वो ये कि आप देखेंगे कि वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर। पहली बात तो ये क्या है, हम ध्यान रखेंगे, ये क्या है बेटा? प्रेशर है। ठीक है, दिस इज व्हाट? डेंसिटी। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं देखूं कि प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो वेलोसिटी हमारी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, है ना कहीं एयर के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, है ना, एयर के मॉलिक्यूल हमारे पास पास आ जाएंगे। जैसे ये सारे मॉलिक्यूल का प्रेशर अगर इंक्रीज करूं तो एयर के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, यानी जैसे ही मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं मेरी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब जिस रेशियो में प्रेशर इंक्रीज होता है उसी रेशियो में डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो मुझे एक बात समझ में ये आई, अगर सपोज करो कि मैंने 2 टाइम्स कर दिया प्रेशर, तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी भी 2 टाइम हो जाती है। ठीक है, यही बात यहां लिखी है कि द स्पीड ऑफ द साउंड नॉट मच अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर, बिकॉज चेंज इन प्रेशर चेंज इन डेंसिटी इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब जिस प्रोपोर्शन में आप प्रेशर को चेंज करेंगे उसी प्रोपोर्शन में डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि आप ये फॉर्मूला लिखते हैं, है ना, ये हो जाएगा 2p अपॉन में 2d, तो देखिए 2 से 2 कट गया, यानी फिर से यही तो फॉर्मूला आ गया, यानी सारी वही वैल्यू आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अगर मैं प्रेशर चेंज करता हूँ तो डेंसिटी भी चेंज हो जाती है। इसकी वजह से हमारी जो स्पीड है ओवरऑल, है ना, साउंड की किसी गैसियस मीडियम में, वो हमारी सेम ही रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देखिए ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे होना चाहिए था नीचे, लेकिन थोड़ा सा एडिटिंग में इशू हो गया, कोई बात नहीं। स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज करते हैं ये हमारी स्ट्रिंग है ना, और इस स्ट्रिंग को मैंने ऐसे टाई कर रखा है। अब इस स्ट्रिंग को मैंने बहुत ज़्यादा टाइट कर रखा है, तो पता है अगर मैं इसे डिस्टर्ब करूँगा तो इसकी डिस्टर्बेंस की जो फ्रीक्वेंसी होगी, डिस्टर्ब होने के बाद जो इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना आपका क्या होगा, स्ट्रिंग टाइट होगा। लेकिन यहाँ पे हम एक और पैरामीटर की बात कर रहे हैं, किस पैरामीटर की? वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर आप देखेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मैंने ये कहा कि जितना ये टाइट होगा, ऑब्वियसली बात है मैं जब इसे डिस्टर्ब करूंगा तो जब ये डिस्टर्ब होगा बेटा तो इस तरीके से वाइब्रेट करता हुआ दिखेगा। देखिए मैं बना देता हूँ, है ना, इस तरीके से वाइब्रेट करता हुआ दिखेगा। जब ये वाइब्रेशन करेगा बेटा तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो मेरी वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब ये वेलोसिटी देखिए टेंशन और मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ पे किस तरीके से डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेंशन होगा, यानी स्ट्रिंग जितनी ज़्यादा टाइट होगी, वेलोसिटी साउंड वेव की जो प्रोड्यूस हो रही है वो वाली, है ना, जो ट्रैवल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी, वो वेलोसिटी साउंड की स्पीड जो है ना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। यानी मुझे ये समझ में आया कि ये अगर टेंशन इंक्रीज किया तो वेलोसिटी मेरी
इंक्रीज हो जाएगी। इस बात को यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है कि स्पीड या वेलोसिटी आप बोल दो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास पर यूनिट लेंथ। यानी ये मैंने इंक्रीज किया, ध्यान रखिएगा, तो स्पीड भी हमारी इंक्रीज होगी। अगर मैंने मास को इंक्रीज किया तो स्पीड बेटा रिड्यूस हो जाएगी। बस इतना सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ सकता है तो आपको ये बात सिर्फ ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा टफ चीज़ें देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है दिस इज़ द 11th पार्ट, है ना। अब कहीं ना कहीं 10th में आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, आपके सिलेबस में, तो कहीं ना कहीं अगर सवाल पूछेगा वो आपसे तो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात, है ना। यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जैसे ही प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करूंगा, वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करूंगा ध्यान रखेंगे डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो हमारी सेम ही रहने वाली है, सेम वेलोसिटी रहने वाली है, ठीक है। आई होप ये बातें समझ में आई होंगी किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जरा। ये देखिए लाइट वेव एंड साउंड वेव में किस तरीके से बेसिक डिफरेंस है इनको हम समझ लेंगे, और चूंकि आपने ये ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए साउंड वेव को हम लोग इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। एक मिनट रुकिएगा। साउंड वेव को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। इसके अलावा आप मैकेनिकल वेव भी बोल सकते हो। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैकेनिकल वेव, ठीक है। लाइट वेव को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसको आप ये भी लिख सकते हो EM वेव, ठीक है। ये कैसे ट्रेवल करता है, एयर के अंदर लॉन्गिट्यूडनली, और ये ट्रांसवर्स, ठीक है। क्योंकि ये और थोड़ा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है तो इसे अभी ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स तरीके से ट्रेवल करती हैं। अब देखते हैं जो साउंड वेवलेंथ जो है हमारे साउंड की, देखिए क्या कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, है ना। लाइट के वेवलेंथ से साउंड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो और जो हमारी ऑडिबल, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द वेवलेंथ ऑफ द ऑडिबल साउंड रिमेन्स विद इन द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ दिस टू दिस, है ना। जो ऑडिबल रेंज है मतलब कोई कितनी दूर से बात करेगा कि हमारी हमको प्रॉपरली सुनाई दे, तो वो ये रेंज है ना, ये वो रेंज है, ठीक है। अच्छा इसे सिर्फ आप यहाँ से है ना सिर्फ इतना ध्यान रखिए, सिर्फ इतनी बात कि जो वेवलेंथ है साउंड वेव की वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है लाइट वेव से, बस इतना ही। मुझे नहीं लगता ये पूछेगा आपसे तो आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव इज स्मॉलर देन द साउंड वेव, सिंपल सी बात है। और लाइट वेव की जो हमने वेवलेंथ है वो देख ही रखी है, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या बताया था कि जो विजिबल लाइट की जो रेंज है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक की रेंज होती है, या फिर उसे एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो दैट विल बी 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है देखिए वो बहुत ही कम होती है, किससे, लाइट से। अप्रॉक्सीमेटली आप इसे एज्यूम कर सकते हो ये 330 से लेकर 340 के बीच में रेंज करती है। ऑल्दो यहाँ पे 348 लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है आप ये वाली रेंज याद रखिएगा हमेशा। यहाँ पे स्पीड की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारी कितनी होती है आप देख सकते हैं, है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज मच 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 हायर देन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको मीडियम की जरूरत होती है ना, और मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। इसको किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं होती, इट कैन ट्रैवल इनटू द वैक्यूम ऑल्सो, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं होती, मीडियम के मटेरियल की जरूरत नहीं होती। ये रिफ्लेक्टर के थ्रू हमारा, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाता है साउंड। अब देखिए यहाँ पे साउंड तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लार्ज रिफ्लेक्टर रिक्वायर्ड फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बट यहाँ पे बहुत छोटा रिफ्लेक्टर भी होगा तब भी स्पीड ऑफ जो लाइट है वो हमारी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। छोटा सा शीशा ले लो, यहाँ से टॉर्च जला लो, देखो यहाँ से वापस आ जाएगी रे ऑफ लाइट, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो ये है ना, और ये ध्यान रख सकते हो, है ना। और चूंकि आपको पता है इलास्ट मैकेनिकल वेव है तो ये मीडियम की जरूरत होगी, या EM वेव है मीडियम की जरूरत नहीं है ना। कुछ चीज़ें आप वैसे ही रिकॉल कर सकते हो।
आइए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जरा हम अपने। ठीक है, ये क्या है बेटा? इको। इसको समझेंगे जरा अच्छे से। जैसे सपोज करते हैं इको होता क्या है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं, देखा है हम लोगों ने, है ना। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई माउंटेन, ठीक है, और इस माउंटेन के लोअर पार्ट पे हम लोग खड़े हैं, सपोज करते हैं, ये लीजिए भाई, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और हमने कुछ भी बोला, तो जाहिर सी बात है बेटा कि ये कुछ बोलेगा तो ये साउंड वेव ट्रैवल करके कहाँ जाएगी? इस माउंटेन के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी और इस माउंटेन के सरफेस से ये वापस से ट्रैवल करके आएगी। यानी कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि जैसे ये साउंड वेव जाएगी वैसे ही साउंड वेव वापस आ जाएगी, है ना। ये जाने का और ये आने का। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, एक बहुत बड़ा हॉल है, उस हॉल के अंदर जो सरफेस है ना, वो सॉलिड है। सॉलिड का मतलब ये है कि सरफेस की जो हॉल है उसकी वॉल जो है उसके ऊपर कुछ भी ऐसे कुशनिंग जैसा कुछ नहीं लगा हुआ है जो कि साउंड वेव को एब्जॉर्व कर ले, या कर्टेन्स नहीं लगे हुए। ठीक है, हमारी ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको हम लोग आगे भी देखेंगे। तो हमने ये एज्यूम किया कि यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ से हमने कोई आवाज़ दी, वो आवाज़ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके सुनाई देगी। इसी को बोलते हैं बेटा एको। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके तो ये देखिए क्या क्या बातें हैं। द साउंड हर्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टेकल्स, जैसे हमारे क्लिफ हो गए, हिल साइड हो गए, इसके अलावा किसी बिल्डिंग की ब्लॉक हो गई या एजेस ऑफ द फॉरेस्ट हो गए, है ना। फॉरेस्ट से भी हमारा साउंड रिफ्लेक्ट बैक होके आ सकता है। आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड, जैसे आपने यहाँ से कुछ बोला और बोलना बंद कर दिया। अब बोलने बंद करने के बाद ये जो साउंड वेव है वो इस तरीके से ट्रैवल करके, है ना, इस पॉइंट पे जाएगी और इस पॉइंट से वापस से इस माउंटेन वाले सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट होके हमें सुनाई देगी। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एको। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? एको। ओके, रिफ्लेक्टेड साउंड इज हर्ड अलोंग आफ्टर द ओरिजिनल साउंड इज नॉट अलोंग विद द ओरिजिनल साउंड। अच्छा, एक चीज और कि जैसे हमने कुछ बोला और हमने जो बोला उसके खत्म होने से पहले ही वो साउंड हमारे को सुनाई दे गया। ठीक है, तो इसे एको नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब मैंने कुछ बोला, मैंने कहा हेलो, और हेलो खत्म होने से पहले ही मुझे वापस से हेलो सुनाई दे गया, है ना, इको रिफ्लेक्ट करके, तो इसे एको नहीं कहेंगे। वो क्या हो जाएगा वहां पे? मेरी ओरिजिनल साउंड और वो जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है साउंड, वो दोनों की दोनों मिक्सड हो जाएंगे। कंडीशन ये है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कंडीशन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। ये देखिए कि एको जो है हमारा, सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिजिड बॉडी, है ना। द पर्सन प्रोड्यूसिंग अ साउंड, वहां से हमारा क्या होना चाहिए? वो जो साउंड जो रिफ्लेक्ट बैक होके आना चाहिए वो हमारे किसी रिजिड सरफेस से आना चाहिए। इज फार इनफ टू अलाउ द रिफ्लेक्टेड साउंड टू रीच द पर्सन एट 0.1 सेकेंड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हर्ज। यानी मैंने जैसे सपोज करिए हेलो बोला और 0.1 सेकेंड बाद मुझे अगर एको सुनाई दे रही है, यानी मेरी रिफ्लेक्टेड वॉइस सुनाई दे रही है, तो उसे हम बोलते हैं एको। ये 0.1 का क्या मतलब है? मतलब ये 0.1 ही क्यों दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो जो हमारा ईयर है बेटा, वो कहीं ना कहीं सेंस करता है किसी दूसरी साउंड को 0.1 सेकेंड के बाद ही, है ना। यानी सेंसेशन ऑफ साउंड from our ear persist in 0.1 सेकेंड। यानी अगर कोई साउंड, अलग अलग साउंड अगर मुझे सुननी है तो 0.1 सेकेंड के बाद ही दूसरी साउंड मैं सुन पाऊंगा, वरना वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? मिक्स्ड हो जाती हैं। ठीक है, मिक्स्ड हो जाएंगी। लाइक अगर 0.1 सेकेंड से पहले ही अगर मुझे कोई दूसरी साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई दे रही है जो मैंने बोली है ना, तो वो क्या होगा? वो मुझे एक जैसी ही लगेगी,
है ना, या मिक्स्ड हो जाएगी, या फिर आप उसे एको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये ध्यान रखेंगे कि 0.1 सेकेंड के बाद ही हमारी क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देनी चाहिए। ओके, तो इस चीज को कैलकुलेट करते हैं कि कितने समय में, है ना, जैसे अगर मैं टाइम निकालूं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड एंड द स्पीड ऑफ द साउंड। तो मैं देखता हूं बेटा, ये चीज कैसे आती है, देखते हैं जरा। अच्छा, ये चीज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, यहां से डिस्टेंस निकालना है हमें कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अच्छा, ये देखिए जरा, ये 2D क्यों दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में, अगर मैं ये देखूं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है बेटा, है ना, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी है। जैसे अगर मैंने कुछ बोला और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो मुझे कितनी देर में सुनाई दे रहा है ना, ये कितनी देर में सुनाई देना चाहिए, एटलीस्ट 0.1 सेकेंड में सुनाई देना चाहिए। तो एक डी इसने जाते टाइम ट्रेवल किया और दूसरा डी इसने आते टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मुझे ये पता चल गया बेटा कि जाने में कितना टाइम लग रहा है ना, डी, और आने में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डी, यानी डी प्लस डी कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 2D हो गया। ठीक है, 2D हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे दिया हुआ है। अच्छा, यहां से देखिए मुझे ये पता चल गया कि 0.1 सेकेंड में सुनाई देना चाहिए। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, 2D हो गया। मेरा वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें पता है 340 लेना है। ठीक है, 340 लेना है, जो बुक है उसके हिसाब से देखेंगे और उससे कैलकुलेशन भी हमारी इजी हो जाती है। तो यहां से बेटा हम डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाली चीज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए बेटा इसका, इस हम क्या करेंगे, इसको देखो यहां लिख देते हैं, है ना, 340 इक्वल टू 2D। इसका डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ 10 लिखूंगा, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, है ना। तो मेरे को यह क्या मिल गया, मेरे को मिल गया बेटा 2D इक्वल टू 34 एंड D इक्वल टू 34 अपॉन में 2। ये इससे कटा तो ये हमारा 17 मीटर आ गया। यानी ये 17 मीटर क्या है, दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस जो हमारे बोलने, है ना, जहां से साउंड ओरिजिनेट हो रहा है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस है। यानी ये एको तभी सुनाई देगा, ये एको तभी सुनाई देगा जब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, यानी इस माउंटेन और इस पर्सन का जो डिस्टेंस है ना, ये पर्सन और इस माउंटेन का जो डिस्टेंस है ये एटलीस्ट हमारा कितना हो, 17 मीटर हो, तभी ये एको कहलाएगा। यानी हमें ये पता चल गया, दूसरी कंडीशन ये कि 17 मीटर तक का एटलीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, तब जाके हमारा एको साउंड सुनाई देगा। अच्छा, 17 मीटर से कम हुआ तो क्या होगा, 17 मीटर से कम हुआ बेटा तो ये क्या होगा, साउंड हमारी 0.1 सेकेंड से पहले ही आ जाएगी, और 0.1 सेकेंड से पहले ही आ जाएगी तो हमारी ओरिजिनल साउंड और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो दोनों क्या हो जाएंगी, इंटरमिक्सड हो जाएंगी। तब हमें इको का जो जो हम बोलेंगे इको टर्म जो है वो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यानी वो कंडीशन फेल हो जाएगी, है ना। हमारा जो ईयर है ना उसे सेंस नहीं कर पाएगा कि वो अलग अलग साउंड है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये कि 0.1 सेकेंड, दूसरी कंडीशन ये कि एटलीस्ट 17 मीटर का डिस्टेंस, 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट लिखा, 17 से ज्यादा भी हो सकता है बट 17 का एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, आई होप दिख रहा होगा, दस टू हेयर द एको डिस्टिंक्टली, जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसको अच्छे से सुनने के लिए द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द एयर शुड बी मिनिमम ऑफ 17 मीटर फ्रॉम द लिसनर। लिसनर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 17 मीटर का होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए यहां पे देखिए यही बात लिखी गई है कि इफ द रिफ्लेक्टर इज लेस देन 17 मीटर, रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो हमारा 17 मीटर से कम हो गया। कम होगा तो भाई क्या होगा, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो अगर हमारा ये कम हो गया तो देखिए क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड साउंड जो आएगी, है ना, जो रिफ्लेक्ट होके हमारे आ रही है वो मिक्स हो जाएगी किसके साथ, ओरिजिनल साउंड के साथ, और उसे हमारा जो ईयर है वो सेंस नहीं कर पाएगा, है ना। यानी एको जो फील करना है वो एको फील नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ देयर आर रिपीटेड रिफ्लेक्शंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस साउंड्स गेट प्रोलॉन्ग्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने एक बार हेलो बोला और वो हेलो गया, है ना, किसी रिफ्लेक्टर से टकरा के वापस आया, फिर वो साउंड जो है वापस से कहीं दूसरे सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगा और फिर से मुझे सुनाई देगा। यानी बार बार किसी साउंड का सुनना, यानी एक बार मैंने हेलो बोला और मुझे बार बार जब हेलो सुनाई देगा तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, इस टर्म को क्या बोलेंगे, रिवर्बरेशन।
यानी एक बार हेलो बोलने पे मुझे ज़्यादा देर तक एको सुनाई दे रहा है, ज़्यादा देर तक हेलो 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 इस टाइप से सुनाई दे रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन। कई बार आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे ताजमहल चले जाओ या सिकंदरा फोर्ट चले जाओ, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टॉम है या ताजमहल है, उसका ऊपर का जो हिस्सा है वो कैसे बना हुआ है, ऐसे सर्कुलर शेप में बना हुआ है। तो जैसे ही हम कोई चीज़ बोलते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमको सुनाई देती है, फिर वही जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो फिर से मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होती है, और इसी वजह से हमें एक बार हेलो बोलने पे बार बार हेलो सुनाई देता है। ठीक है, चलिए, कितनी बढ़िया चीज़ है ना। फिजिक्स हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है और हम फिजिक्स को इग्नोर करे बैठे हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए ये अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे एयर के अंदर तो मुझे ये पता चल गया कि एटलीस्ट मिनिमम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। किसके किसके बीच? रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस और लिसनर के बीच। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। दूसरा है, वाटर के अंदर भी तो कुछ होता होगा, है ना। वाटर के अंदर भी तो हमें अगर कोई साउंड सुननी है, रिफ्लेक्टेड साउंड सुननी है, इस एको के बहुत सारे एप्लीकेशन है बेटा, अगर आप देखेंगे तो, है ना। तो ये अगर मान लो कि वाटर के अंदर यही रिफ्लेक्शन मुझे देखना है ना, ये जो एको है इसको फील करना है, तो ये जो एको है वो किस तरीके से सुनाई देगा, और लिसनर या मैं ये कहूँ जहाँ से वॉइस ओरिजिनेट हो रही है और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टर, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो हमने देखा था, है ना, सिंपल सी बात है। चलिए इसको मैं यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ। चलिए देखिए, हमने देखा था कि बेटा टाइम इक्वल टू क्या था, 2D अपॉन में v। ठीक है, 2D अपॉन में v। तो कितना टाइम होना चाहिए रिसीव होने के लिए हमारे ईयर्स को? 0.1। ठीक है, 2D हमारा डिस्टेंस है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन वाटर हमारी कितनी होती है? 1400 अप्रॉक्स होती है ना। तो हम यहाँ पे 1400 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 1400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 1400 इक्वल टू 2D। 0.1 का ये डेसिमल हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं, और ये कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 140 इक्वल टू 2D, यानी D इक्वल टू मेरा आ गया बेटा 140 अपॉन में 2, ये कटेगा और ये आ जाएगा 70 मीटर। ठीक है, देखिए, तो आप डायरेक्टली याद करके रखना, ठीक है, क्योंकि आपको ये सब नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्टली याद करना है। हाँ, एयर वाला जरूर पता होना चाहिए, और जब एयर वाला आ जाएगा तो मुझे लगता है कि आपको वाटर वाला भी आ जाएगा, कि वाटर मीडियम में, है ना, लिसनर और रिफ्लेक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, या साउंड ओरिजिनेट जहाँ से हो रहा है और जहाँ साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज हेयर वी हैव 17 मीटर। To hear the echo distinctly, the obstacle in a sea water should be minimum at a distance of 70 मीटर, है ना। एयर के अंदर 70, वाटर के अंदर, सॉरी, एयर के अंदर 17 और वाटर के अंदर 70। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है, ये किसके अंदर है? सी वाटर के अंदर है। जो चीज़ें हाईलाइट कर रही हैं बेटा, वो चीज़ें सब ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, है ना। वो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ लेगा, थियोटिकल फॉर्म में पूछ लेगा, या फिर फैक्ट पूछेगा, फैक्ट जानने की कोशिश करेगा कि वाई दिस इज हैपनिंग। ओके, ठीक है। द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर मस्ट बी लार्ज इनफ एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। मतलब जो हमारा रिफ्लेक्टर है उसका साइज बहुत बड़ा होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव से, यानी जो साउंड वेव ट्रैवल करके जा रही है उस साउंड वेव से एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए, है ना, जो रिफ्लेक्टर का सरफेस है। ओके, यानी मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रिफ्लेक्टर जो है, जहाँ से हमारा साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है या एको प्रोड्यूस हो रहा है, आप देख सकते हैं ना, मैं इस बात को बोलूँ कि वो बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना। जैसे सपोज करो अपन हॉल में खड़े हैं, मैंने कुछ बोला और एको सुनाई दिया, अब वो हॉल की जो वॉल्स हैं वो मेरे साउंड वेव जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वेवलेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ओके, है ना। इसे लिख देता हूँ, लीजिए यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, लैम्डा ऑफ साउंड वेव, है ना, मस्ट बी लेस देन रिफ्लेक्टर, या आप बोल सकते हो रिफ्लेक्टर आपका बड़ा होना चाहिए साउंड वेव जो कि ट्रैवल कर रही है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारी इंटेंसिटी पे भी तो बात होनी चाहिए भाई। मैं पता लगा कि सारी कंडीशन फुलफिल है, 17 मीटर के डिस्टेंस पे है,
या 70 मीटर के 70 मीटर के डिस्टेंस पे है पानी के अंदर, तो ये कंडीशन पहली फुलफिल होगी। दूसरा, मेरे ईयर को वो सिंपल सी बात है, जब इतना डिस्टेंस होगा तो हमारा जो साउंड वेव है वो हमको रिफ्लेक्ट होके वापस से 0.1 सेकेंड में ही सुनाई देगा, है ना, ये भी कंडीशन फुलफिल होगी। लेकिन ऐसा हुआ कि पता लगा ये जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, ये जो साउंड वेव यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है ना, ये साउंड वेव जो प्रोड्यूस हो रही है ये पता लगा बहुत लो इंटेंसिटी की हो, है ना, बहुत कम वॉल्यूम में हो। तो जब लो इंटेंसिटी की होगी तो बेटा ये इस जगह से इस पॉइंट पे ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी, यहीं पे वैनिश हो जाएगी। अब वैनिश मतलब खत्म हो जाएगी, तो जब खत्म हो जाएगी ये यहीं पे ही, तो फिर ये तो रिफ्लेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाएगी ना, सिंपल सी बात है। तो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव मस्ट बी इनफ, the intensity of the sound wave should be such that the reflected sound reach the car, अरे रीच द कार नहीं होगा, मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जहाँ से साउंड वेव हमारी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ तक रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आ जाए। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि मेरी साउंड वेव इतनी तो है कि वो रिफ्लेक्टर तक पहुँच गई, अब वो रिफ्लेक्टर से वापस आते टाइम वैनिश हो गई, या रिफ्लेक्टर से जाने से पहले ही वैनिश हो गई। तो हमारी साउंड वेव की इंटेंसिटी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि वो रिफ्लेक्टर तक पहुंचे और वहां से लिसनर तक वापस से आ जाए। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ यूवी, अरे लाइट वेव यूवी नहीं है बेटा ये, ठीक है। ये बेटा यूवी नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसे सही कर लेते हैं। ओके, यहां पे क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव, क्या होगा बेटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। अब ये अल्ट्रासोनिक वेव हम लोगों को पता है, ये वो वेव है, ये वो साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितने से ज़्यादा हो, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो। मैंने ये रेंज बताई थी, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज। इससे अगर कम होगा तो इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है, इंफ्रासोनिक, ये इंफ्रासोनिक हो जाएगा, और इससे ज़्यादा हुई तो ये क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, है ना, इससे कम तो इंफ्रासोनिक, इससे ज़्यादा तो अल्ट्रासोनिक। तो ये इससे ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी, जहाँ जिन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो ज़्यादा होती है, उन वेव्स की एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनर्जी हमारी कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। चलिए, है ना, तो देखिए यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में हम पढ़ते हैं, और इसी अल्ट्रासोनिक वेव को हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं एको के एप्लीकेशन में, और उस एको से बहुत सारी चीज़ें अपन कैलकुलेट करते हैं, लाइक जो हमारे नेवी पर्सनस हैं या सबमरीन्स हैं, या फिर इसके अलावा जो फिशरमैन हैं, या फिर हमारे जो नेचुरल मैं ये कहूँ बैट है, डॉल्फिन है, ये सब लोग भी बहुत अच्छे से एको का यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। अभी देखते हैं ज़रा, इसमें देखिए क्या क्या बातें लिखी हैं, अल्ट्रासोनिक वेव की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो अल्ट्रासोनिक वेव अनडेविएटेड तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। पहली बात तो ये, भाई अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसकी कुछ तो खासियत होगी ना, तो यही खासियत, यही प्रॉपर्टी, है ना, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो आप देख सकते हैं ये अनडेविएटेड तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर जाती है। दूसरा, ये नैरो बीम के अंदर कन्फाइन हो जाती है, जैसे लेज़र लाइट होती है ना, तो वो बहुत पतली सी बीम में बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाती है, उसी तरीके से अल्ट्रासोनिक वेव भी हमारी क्या होती है, नैरो बीम के अंदर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर लेती है। इसके अलावा जो मीडियम है हमारा, क्या मीडियम, कौन सा मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू हमारा साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है, वो मीडियम भी बहुत ज़्यादा इस साउंड वेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। कौन सा साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। ठीक है, ये हो गया। तो ये देखिए नोट में क्या लिखा है, अल्ट्रासोनिक वेव इन ए मीडियम हैव द सेम स्पीड एज द ऑडिबल साउंड वेव इन दैट मीडियम। सिंपल सी बात है, जो स्पीड ऑफ ऑडिबल साउंड, स्पीड ऑफ ऑडिबल साउंड उसी के बराबर होती है हमारी स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव।
अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, ये बातें ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिए पहला यूज कैसे है। हमारी जो डॉल्फिन्स होती हैं बेटा, इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो नेचर के अंदर भी एको का यूज किस तरीके से किया जाता है वो देखते हैं, है ना। तो यूज ऑफ एको बाय बैट, डॉल्फिन एंड फिशरमैन किस किस तरीके से। देखिए डॉल्फिन क्या करता है, डॉल्फिन हमारे एनिमी को डिटेक्ट कर लेता है एंड ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट कर लेता है। कैसे? बाय एमिटिंग द अल्ट्रासोनिक वेव। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जो डॉल्फिन है वो कैसी साउंड वेव प्रोड्यूस करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, है ना। और वो कैसे डिटेक्ट करेगी, देखिए ध्यान से समझिए। सपोज करते हैं ये डॉल्फिन है हमारी, है ना, ये डॉल्फिन है, इसने क्या किया, साउंड वेव को प्रोड्यूस किया। अब ये साउंड वेव प्रोड्यूस होगा, यहां मान लेते हैं कि पहाड़ टाइप है ना। अब ये से अपना रास्ता भी तो बदलना होगा, क्योंकि वो अगर, क्योंकि डॉल्फिन क्या होगा, देख नहीं पाएगी, है ना। मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं ये इधर से ट्रैवल करती हुई जा रही है पानी के अंदर, है ना, तो ये डॉल्फिन क्या होगी, अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करेगी। और अल्ट्रासोनिक वेव कौन सी वेव प्रोड्यूस करेगी, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करेगी। अब ये जो अल्ट्रासोनिक वेव है क्या होगा, इससे, इस ऑब्स्टेकल से या इस रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके इसे वापस से सुनाई देगी। इससे उसे अंदाजा मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, कोई प्रे है कि ऑब्स्टेकल है। अगर ऑब्स्टेकल होगा तो अपना रास्ता बदल लेगी, प्रे होगा तो उसको अटैक कर लेगी, या फिर अगर कोई एनिमी होगा तो एनिमी को भी डिटेक्ट कर लेगी कि वो कितनी दूर है ना। यू कैन ईजिली कैलकुलेट, है ना। ये सब अपन तो मैथ्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन दे ऑलरेडी नो, है ना। ये खुद जानते हैं कि कितनी दूरी पे है, तो इससे वो अपने आप को बचा पाते हैं, या कोई शिकार है, प्रे है, तो उसको ले पाते हैं, है ना, उसे किल कर देते हैं। या कोई ऑब्स्टेकल है तो उस ऑब्स्टेकल के सामने से अपना रास्ता बदल देते हैं। इस तरीके से हमारे जो डॉल्फिन है वो एको का यूज करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो यूज द अल्ट्रासोनिक वेव फॉर हंटिंग देयर प्रे। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अ फिशरमैन सेंड अल्ट्रासोनिक पल्सेस फ्रॉम अ सोर्स, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी का हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है या वाइब्रेटर होता है, वहां से अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होती है, इनटू द सी एंड रिसीव द पल्सेस फ्रॉम द सोल ऑफ फिश। सोल ऑफ फिश क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से। सोल ऑफ फिश ग्रुप ऑफ फिश को बोलते हैं, है ना, जहाँ पे बहुत सारी फिशेज जो हैं एक साथ मूव करती हुई। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी छोटी छोटी फिशेज जो हैं, मतलब हजारों की तादाद में आप देखेंगे कि एक साथ मूव करती हैं, है ना, उसे सोल ऑफ फिश बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, ग्रुप ऑफ, आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ फिश। ठीक है, तो जो फिशरमैन है वो इस अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट करके वो पानी में पता लगा पाते हैं कि कितनी दूर पे या कोई सोल ऑफ फिश है कि नहीं है। ठीक है, या उससे उनको डिस्टेंस भी पता लग जाएगा, है ना। वो सारी कैलकुलेशन होती है उनके पास, किस तरीके से जो पल्सेस जनरेट होते हैं, कितनी देर में वो पल्सेस वापस से डिटेक्ट होंगे, और उससे स्पीड ऑफ साउंड अपने को पता ही है इन वाटर मीडियम 1400 मीटर पर सेकेंड, तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पे वो सोल ऑफ फिश हमारी अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। सोनार क्या होता है, सबसे पहले तो सोनार की फुल फॉर्म याद रखेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा रडार की फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, तो रडार की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों को फुल फॉर्म अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब मान लो कि कोई शिप है ये, अब ये शिप जो है, सपोज करते हैं इस शिप ने नीचे कोई हमारा क्या किया, पल्स जनरेट किया। दिख रहा है आपको, चेंज कर देते हैं कलर, ब्लैक ले लें बेटा, हाँ दिख तो रहा है, ओके। अरे सपोज करते हैं किसी नेवल शिप ने यहाँ पे पल्स जनरेट किया, और ये पल्स जनरेट करके हमने देखा कि ये यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ से पहुंचने के बाद अब ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सोनार है वो तो अवेलेबल होगा ही होगा, प्लस यहाँ पे एक रडार सिस्टम भी अवेलेबल होगा। रडार का काम क्या होता है, रडार का काम होता है जो सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्ट करना। ठीक है, और पता लगाना कि वो किस टाइप की बॉडी है ना। एक डिजिटल इमेजिंग का काम करता है कि लाइक अगर बहुत सारे पल्सेस एक साथ जनरेट कर दिए जाएं तो ये जो सबमरीन है
है ना। इस सबमरीन की पूरी इमेज यहाँ बन जाएगी और पता चल जाएगा रडार से कि भाई कौन से टाइप का सबमरीन है, या फिर वॉरशिप में हम लोग यूज़ करते हैं कि मतलब फिर उसी के अगेंस्ट अपने स्ट्रैटेजी को बनाएंगे, फिर ये यहाँ से वापस से डिटेक्ट हो जाएगी। जाने और आने में आपको पता है 2D लग रहा है ना, डी प्लस डी, सिंपल सी बात है, डी प्लस डी, है ना, ये डी जाने का और ये डी आने का। तो यहाँ पे वही कैलकुलेशन हो जाती है, टाइम अपने को पता ही है कितने टाइम में, भाई ये टाइम तो पता होगा ना, कितने टाइम में आपने पल्स जनरेट किया और कितने देर में आपको वापस से वो पल्स रिफ्लेक्ट होके मिल गया, ये टाइम पता है आपको, वी पता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिस्टेंस किस तरीके से हो जाएगा, v इंटू टी डिवाइड बाय 2, ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना, आई होप दिख रहा होगा, मैं नहीं हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा डिस्टेंस v इंटू टी डिवाइड बाय 2। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूले यूज करते हैं, ठीक है। ये बॉक्स में लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा, ओके। तो सोनार एंड रडार बोथ आर, है ना, इन सब दोनों का यूज करते हैं एक साथ हम लोग। अब जो दोनों का यूज करेंगे तो आपको पता है, एक क्या होगा, ट्रांसमीटर होगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट करेगा, और दूसरा रिसीवर होगा जो रिसीव करेगा पूरे सिग्नल को, और उस ऑब्जेक्ट जिस जगह से वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट, सॉरी वो साउंड वेव या अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, उसकी पूरी एक प्रॉपर डिजिटल इमेजिंग देख के दे देगा, है ना। उससे अपने को पता चल जाएगा कि किस तरह का वॉरशिप है या किस तरह की चीज़ें अपने को करने की ज़रूरत है आगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपको हो सकता है सवाल दे दे, इस टाइप की सबमरीन दे दे, शिप दे दे, और आपको पूछे कि भाई पता लगाइए कि इतनी देर में हमारा कितना पल्स वापस आ गया, तो आपका डिस्टेंस उनके बीच में क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो कि हम देखेंगे अभी। देखिए मेडिकल फील्ड में किस तरीके से सोनार का यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को भी देखते हैं। देखिए जरा, सोनार नहीं होगा यार, अल्ट्रासोनिक वेव होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। द एको मेथड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज यूज फॉर इमेजिंग ह्यूमन ऑर्गेन। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड कराते हैं, है ना, अगर आपके स्टमक में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, या वोम में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, या हमारी मदर्स होती हैं, है ना, उनके कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लोग फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें चेक कराने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम लोग देखो जैसे एक्सरे होता है हमारा, एक्सरे क्या करता है, हमारी बॉडी से पास हो जाता है, बट जो बोन्स वाला पार्ट है उससे पास नहीं हो पाता है, तो उसकी पूरी प्रॉपर इमेजिंग अपने को मिल जाती है, और उससे हमें पता चल जाता है कि फ्रैक्चर कहाँ पे है। उसी तरीके से अल्ट्रासोनिक वेव का भी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ह्यूमन ऑर्गेन्स इमेजिंग। हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर पार्ट से, उस पर्टिकुलर ऑर्गेन से हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करते हैं, और उस ऑर्गेन का जो भी शेप है, जो उस प्रेजेंट टाइम में शेप है, वो शेप आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाता है। उससे हम पता लगा पाते हैं कि भाई वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल साइज का है, या किसी तरह की इन्फेक्शन है ना। ये सारी चीज़ें अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें समझ में आ गया कि इमेजिंग ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेन, इसी को क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, है ना। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स, एंड एकोकार्डियोग्राफी इज ऑब्टेन टू इमेज ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अच्छा, एकोकार्डियोग्राफी भी हम लोग यूज करते हैं, किस लिए यूज करेंगे, ताकि ह्यूमन के हार्ट की इमेज पता चल पाए, है ना। उससे भी हम लोग क्या करते हैं, हार्ट के से अल्ट्रासोनिक पल्सेस को पास कराते हैं, उसकी एक प्रॉपर इमेजिंग अपने को देख पाते हैं, और उस इमेजिंग के थ्रू हम पता लगा पाते हैं कि भाई हार्ट के शेप में किसी तरह का डिस्टॉर्शन तो नहीं है, या किसी तरह का होल, या किसी तरह का, है ना, प्रॉब्लम जो भी होगी वो डिटेक्ट हो जाएगी। चलिए बेटा, ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट जो है ना, साउंड का पहला पार्ट जो है यहाँ पे खत्म होता है ना। अब जरा इस पे जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ह्यूमन हार्ट ईयर कैन डिटेक्ट अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, चेंज कर लेते हैं कलर पहले, ठीक है। क्या कह रहा है कि ह्यूमन ईयर इस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर पाता है, वी हैव ऑलरेडी नो, है ना, वी ऑलरेडी नो। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड वेव, यहाँ साउंड वेव की स्पीड जो है वो कितनी दी है, इतनी दी है, फाइंड द वेवलेंथ एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑडिबल रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता लगानी है, अच्छा फ्रीक्वेंसी नहीं, वेव लैम्डा की वैल्यू अपने को पता लगानी है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि v इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से मैं अगर लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो लैम्डा क्या हो जाएगा, v अपॉन में f हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ, लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम लेना पड़ेगा, है ना। क्यों लेना पड़ेगा आप लोगों को पता होगा, है ना। एक बार एक मिनट रुकिएगा बेटा। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, क्यों बेटा, ये चीज़ को समझेंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, हमने देखा था क्या था, जी एक्स यू वी, सॉरी ये यहाँ कहाँ से आ गया, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि लैम्डा जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, यानी अगर आपका लैम्डा ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा। ठीक है, तो आपको अगर मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है तो इसका मतलब क्या करना होगा, यहाँ पे जो साउंड वेव है उसके नीचे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करनी होगी, मैक्सिमम रखनी होगी। ठीक है, मैक्सिमम रखनी होगी। तो और वैसे ही आपको मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है तो आपको वेलोसिटी के साथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखनी होगी, क्योंकि क्या होता है कि वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए तो आप खुद ही बताइए, ये अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, ये मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए ना। जब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी तो इसकी मिनिमम वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, ये बातें ध्यान रखेंगे। तो कुछ नहीं है बेटा, आप मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं जरा साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट कर देते हैं। मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, 330 अपॉन में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 20 है। ठीक है, 20 हर्ट्ज सेकेंड में है, तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आ जाएगी 33/2। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ 20,000 हर्ट्ज है, तो ये आ जाएगा 330 अपॉन में 20,000 हर्ट्ज। 10 से 10 कट गया, है ना। ये आ जाएगा 33 अपॉन में 2 इंटू 10⁻³ ये बेटा मीटर में कैलकुलेट होगा, ये भी आपका मीटर में कैलकुलेट होगा। अब आप इससे रेंज पता लगा सकते हो, ये वाली रेंज से लेकर ये वाली रेंज तक वैल्यू आती है। ठीक है, देखिए है ना, ये कितना हो जाएगा, ये 16.5 मीटर हो जाएगा, और ये कितना होगा 16.5 इंटू 10⁻³ मीटर। यानी हमारी वेवलेंथ की जो रेंज आ गई, वो वेवलेंथ की रेंज कहां से कहां तक आ गई, 16.5 इंटू 10⁻³ से लेकर 16.5 मीटर की रेंज तक। ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये पार्ट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखते हैं कि एक रडार है इज एबल टू डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द एनिमी एरोप्लेन आफ्टर आफ्टर ये क्या है भाई, 0.02 मिली सेकेंड होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी मुझे टाइम यहाँ पे पता चल गया है, टाइम कितना है ना। मैंने हमेशा बोला है आपको, जो जो चीज़ें गिवन है उन सब चीज़ों को लिखिए। तो ये 0.02 मिली सेकेंड है, तो 10⁻³ सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, अबे लाइट वेव दे दिया क्या, अच्छा सॉरी, हो सकता है जो वेलोसिटी प्रोड्यूस की जा रही है ना, तो वो इसी इसी स्पीड की हो, कोई इशू नहीं है। यानी हमें पता चल गया ये क्या है बेटा, v है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन, है ना, फ्रॉम द रडार। मतलब यहाँ पे कोई एरोप्लेन होगा, कैसे बनेगा, यहाँ पे सपोज करते हैं कोई एरोप्लेन होगा और यहाँ पे आपका कुछ रडार होगा। तो इस रडार से जितनी देर में ये पल्सेस जनरेट हो रही हैं और वापस आ रही हैं, वो कितना टाइम है, रिटर्न जाने का और आने का जो टाइम है 0.02 मिली सेकेंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
मीटर सेकेंड ना समझ लीजिएगा, है ना, कुछ बच्चे लाइक मिली सेकेंड, है ना, बच्चे अगर नहीं समझ पाते हैं उसके लिए लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो हमें डिस्टेंस बेटा कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने देखा था v इंटू टी अपॉन में 2। तो v की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 0.02 इंटू 10⁻³ ओके, और यहाँ पे क्या है ये 2, ठीक है। ये मैंने डेसिमल हटाया, यहाँ पे 100 लगा दिया, ये 2 से 2 चला जाएगा, ये पावर और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे समझ में आ जाएगा 3 इंटू 10⁻8 ये हो गया, और ये पावर ऊपर चले जाएगा तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। अब इन दोनों पावर को ऐड कर देते हैं हम लोग। तो इन दोनों पावर को जब आप ऐड करोगे तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको 3 किलोमीटर से भी लिख सकते हो, ठीक है, 3 किलोमीटर से भी लिख सकते हो। चलिए आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल क्लिफ फायर अ गन, ठीक है। एक आदमी जो है वर्टिकल क्लिफ पे खड़ा है और उसने गन फायर किया। ही हियर द एको साउंड आफ्टर 3 सेकेंड्स, वो 3 सेकेंड के बाद अपना एको साउंड सुन रहा है ना। तो वर्टिकल क्लिफ, कहीं ना कहीं वर्टिकल क्लिफ पे खड़ा होगा, तो इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल क्लिफ, अच्छा जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारा वर्टिकल क्लिफ है, ठीक है, ये हमारा कोई वर्टिकल क्लिफ है। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, इसने क्या किया, शूट किया। अब शूट करने पे हो ये रहा है कि ये साउंड वेव यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी, और यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके इसे वापस से सुनाई दे रही है कितनी देर में, 3 सेकेंड्स में, 3 सेकेंड्स में, 3 सेकेंड में ये सुनाई देगी, ठीक है बेटा, ओके। तो अब क्या हो रहा है कि ये पर्सन जो है ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ बाय 82.5 मीटर। अब ये पर्सन जो है ये थोड़ा पास आ गया, पास आ गया का मतलब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ आ गया एंड हियर द साउंड आफ्टर 2.5 सेकेंड। अच्छा, अब इस पॉइंट पे, अच्छा देखिएगा, ये जब यहाँ आ गया तो अब इसी गन से ये फायर कर रहा है, और इस गन से फायर करने के बाद इसे जो एको सुनाई दे रही है वो 2.5 सेकेंड के बाद सुनाई दे रही है, मतलब पास आ गया ना, तो सिंपल सी बात है, पास आ गया तो हमें जल्दी सुनाई दे जाएगा। और कितने सेकेंड में, 2.5 सेकेंड्स में। आप देखिए ये डिस्टेंस कितना मूव किया यहाँ से यहाँ तक, है ना, कितना है 82.5 मीटर, 82.5 मीटर, ठीक है। हमसे क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से जो क्लिफ का जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ द साउंड वेव, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, पता करना है। हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि बेटे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x है, तो इस इनिशियल पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमें मालूम है, ये हो जाएगा बेटा x प्लस 82.5, ठीक है, x प्लस 82.5 मीटर, ओके, ठीक है। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस निकाल दिया, या डिस्टेंस निकालने से पहले हम क्या करते हैं, चलिए डिस्टेंस ही लिख दिया, ऐसे फॉर्मूला हमें पता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, जाहिर सी बात है हमें पता है, ये एयर के अंदर हो रही है, तो एयर की स्पीड अपने को पता है ना, नहीं नहीं ये तो हमें निकालना है ना। तो यहाँ से देखिए बेटा हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, हमें मालूम है ये क्या हो जाएगा, 2D अपॉन में v हो जाएगा। v को निकाल देते हैं यहाँ से, तो v को निकालते हैं तो यहाँ पे v के बराबर क्या हो जाएगा, 2D अपॉन में t हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पहले वाले केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए, जब वो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन पे है, कहाँ पे है, इनिशियल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन, मैं इसे लिख देता हूँ a, है ना, कहाँ पे है ये, a पे है, ठीक है। चलिए ए लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, ओके, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन, मैं आपको बता दिया है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो हम v निकालेंगे बेटा, तो v निकालते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, x प्लस 82.5 अपॉन टाइम कितना है, कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड्स लग रहे हैं, ओके, ये हमने v निकाल दिया। देन
फाइनल पोजीशन पे अगर मैं देखूं, फाइनल पोजीशन में हम वेलोसिटी निकालेंगे और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x है और कितने सेकंड में आ रहा है 2.5 सेकंड में आ रहा है। अब देखिए ये भी और ये भी, मैं अगर कोई चीज़ कोई साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ अलग अलग कंडीशन में, मैं इस पोजीशन पे जाके और दूसरे पोजीशन पे जाके साउंड वेव प्रोड्यूस करूँगा तो हमें ये समझ में आता है कि साउंड वेव तो सेम ही होगी, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं ज़रा बेटा। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 82.5 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2x अपॉन में 2.5। ठीक है, अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 2.5x प्लस 82.5 इंटू 2.5 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 82.5 इंटू 2.5 इक्वल टू 3x माइनस 2.5x। अब 3x में से 2.5x, आई होप दिख रहा होगा बेटा, कट नहीं रहा होगा, है ना। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन दोनों को हमने, ठीक है, 82.5 इंटू 2.5 इक्वल टू 0.5x। अब मैं x की वैल्यू अगर निकालना चाहता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 82.5 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 0.5। तो देखिए ये इससे कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। तो 82 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कितना आएगा, ठीक है, x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 412.5 मीटर। x की वैल्यू अगर 412.5 मीटर है तो यहाँ से इनिशियल पोजीशन से इसका यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, है ना। इस वाले पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 82.5। ठीक है, आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा प्लस में 82.5, x के लिए 82.5, तो आप इसे जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, देन 2 एंड 2 कितना हो जाएगा 5, देन 8/9 इतने मीटर आ जाएगा, है ना। अरे सॉरी, ये 0 होगा ना, ठीक है, ओके। 495 मीटर के राउंड आंसर आएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं हमारा। ठीक है, 495 मीटर। अच्छा, अगर सेकंड वाले का आंसर निकालना चाहता हूँ मैं, साउंड वेव का आंसर निकालना चाहता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड वेव, तो v की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, तो कोई भी इक्वेशन में v की वैल्यू रख दो। इस वाली इक्वेशन में मैंने v की वैल्यू रख दी, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी, ठीक है, डिवाइड बाय 2.5। तो आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 330 के अराउंड। ठीक है, 330 मीटर पर सेकेंड। इन दिस वे यू कैन गेट दी आंसर। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो जाएगा कैलकुलेट। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है। या बेटर ये है ना कि आप लोग ये वाला ये यूज ना करके, आपको इसकी वैल्यू तो पता चल गई ना कितनी है। इसकी वैल्यू है बेटा मेरी 495 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो अगर ये टेबल से जाएगा, हाँ चला जाएगा, ये 1 पे जाएगा, देन इधर आएगा ये 6, देन 5, देन आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 330 मीटर पर सेकेंड। पहले वाले से भी निकाल सकते हैं, इस वाले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले वाले से थोड़ा सा डेसिमल सॉरी ये सब चीज़ें ज़्यादा थी और डिवाइड करना था 2.5 से, इसलिए आप भी एग्जाम में इसी तरीके से स्मार्ट तरीके से अप्रोच करिएगा। ठीक है बेटा, आई होप ये सारी बातें समझ में आई होंगी बेटा। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर यू इन होमवर्क, इसे होमवर्क में करिएगा। ठीक है, और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके प्लीज़ बेटा अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आई विल टेल यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास।
ठीक है, ताकि आप लोग ट्राई करिए और मस्त रहिए, खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में और पढ़ाई करते रहिए बेटा। ठीक है, आप लोगों ने जिस तरीके से अपना प्यार दिखाया है, थैंक यू सो मच। आज बसंत पंचमी है, तो हैप्पी बसंत पंचमी सभी बच्चों को। माँ सरस्वती हम लोग पे अपनी असीम कृपा बरसाए और हम लोग पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से खुश रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।